हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम एक नई एक्साइटिंग जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं द फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ बायोलॉजी में। और ये है क्लास 8 डीएवी साइंस का पहला चैप्टर, द सेल, इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। वैसे बच्चों, हम जानते हैं कि सेल लाइफ का बिल्डिंग ब्लॉक है, जिसके अंदर छुपा है एक पूरा मिनी वर्ल्ड। और यकीन मानिए, ये जर्नी बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अर्थ पर ऑर्गेनिजम्स की एक लार्ज वैरायटी है, जो अपने फॉर्म और स्ट्रक्चर में एक दूसरे से बिल्कुल डिस्टिंक्ट, बिल्कुल अलग है। आप यहाँ देख सकते हो कुछ छोटे से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और कुछ जॉइंट वेल्स या मैसिव ट्रीज, सब अपने लुक, साइज और शेप में बिल्कुल अलग है। एक तरह से कह सकते हैं कि सबकी बॉडी फॉर्मेशन बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन बच्चों, एक अमेजिंग बात, चाहे ऑर्गेनिजम्स कितने भी अलग क्यों ना दिखते हों, कोई छोटा सा अमीबा, कोई ह्यूज एलिफेंट या कोई टॉल ट्री, सबके बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शंस ऑलमोस्ट एक जैसे होते हैं। क्योंकि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी सेल से बनी होती है और इन सेल्स का काम, चाहे ऑर्गेनिज्म छोटा हो या बड़ा, सिमिलर ही होता है। जैसे न्यूट्रिशन लेना, रेस्पिरेशन करना, ग्रोथ करना और रिप्रोडक्शन यानी नई लाइफ क्रिएट करना, ये सब प्रोसेसेस हर ऑर्गेनिज्म में होते हैं। इसीलिए बच्चों, हम कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं हर ऑर्गेनिज्म के बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शंस में सिमिलैरिटी होती है। तो अब आगे देखते हैं। जैसे एक बिल्डिंग छोटी छोटी ब्रिक से बनती है, वैसे ही हर प्लांट, हर एनिमल और हम ह्यूमंस भी छोटे छोटे सेल से बने होते हैं। सेल का मतलब, सिंपल शब्दों में, ये है लाइफ की सबसे छोटी यूनिट। ये वो माइक्रोस्कोपिक यूनिट है जो ऑर्गेनिज्म का बॉडी स्ट्रक्चर भी बनाती है और उसके सारे जरूरी काम भी करती है। इसीलिए कहते हैं सेल इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। आप देख सकती हो यहाँ माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया और अमीबा इतने छोटे कि माइक्रोस्कोप के बिना दिखे ही ना। और दूसरी तरफ मैसिव एलिफेंट्स, जायंट व्हेल्स या एक विशाल बैनियन ट्री। शेप अलग, साइज अलग, लेकिन सच ये है, सब एक ही चीज से बने हैं, सेल्स। और यही रीजन है कि हम कहते हैं cells are the basic structural and functional units of all living organisms। मतलब बॉडी के स्ट्रक्चर के लिए भी सेल रिस्पॉन्सिबल है और लाइफ की सारी एसेंशियल प्रोसेसेस के लिए भी, जैसे न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, ये सब सेल ही करता है। कुछ सेल ऐसे होते हैं जो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। मतलब पूरा ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक ही सेल से बना होता है, जैसे अमीबा, बैक्टीरिया, यीस्ट, जो अपना सारा काम, जैसे न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन और रिप्रोडक्शन, एक ही सेल के अंदर कंप्लीट कर लेते हैं। सोचो, एक छोटा सा सेल और उसके अंदर ये लाइफ का पूरा मैनेजमेंट सिस्टम। लेकिन हमारी तरह प्लांट्स, एनिमल्स, ये भी सिर्फ एक सेल से नहीं बने होते, बल्कि लाखों करोड़ों सेल से मिलकर बने होते हैं। इसलिए इन्हें कहते हैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। सोचो बच्चों, आपकी पूरी बॉडी में कितने सेल्स होंगे? साइंटिस्ट बताते हैं कि एक ह्यूमन बॉडी में 37 ट्रिलियन से भी ज्यादा सेल्स होती हैं। मतलब हमारी पूरी बॉडी एक सिटी ऑफ सेल्स है, जहां हर सेल का अपना काम है। इनको डिटेल्स में आगे पढ़ेंगे। चलो बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं कि सेल कुछ बेसिक फंक्शंस परफॉर्म करती है। और सबसे पहले फंक्शन की बात करें तो वो है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मतलब खाना लेना और उससे एनर्जी बनाना। हर सेल को जिंदा रहने और काम करने के लिए चाहिए एनर्जी और चाहिए रॉ मटेरियल्स। अब सोचो जरा, सेल्स ये पूरा खेल लेते कैसे हैं? याद है ना, हमने पहले पढ़ा था ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मतलब सेल्फ फीडिंग, जैसे प्लांट्स, सनलाइट प्लस CO2 प्लस वाटर,
मिलकर क्या बनाते हैं? ग्लूकोज। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। जबकि हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मतलब दूसरों को खाना। एनिमल्स रेडीमेड फूड कंज्यूम करते हैं। अमीबा अपने सराउंडिंग से बैक्टीरिया को इनगल्फ करता है और फिर फूड वैक्यूल में उसे डाइजेस्ट करता है। और इंसानों में ह्यूमन बॉडी सेल्स ब्लड से ग्लूकोज उठाते हैं और फिर माइटोकॉन्ड्रिया में उसे तोड़कर एनर्जी बनाते हैं। और बच्चों, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं सेल का पावर हाउस। एनर्जी और माइटोकॉन्ड्रिया के नाम भी कुछ ना कुछ तो कनेक्शन होना ही था, है कि नहीं? तो बच्चों, अब क्लियर है ना? सेल न्यूट्रिशन लेती, फूड लेने, उसे तोड़कर एनर्जी बनाने और उस एनर्जी को ग्रोथ, रिपेयर और लाइफ फंक्शंस में यूज करने के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, नो न्यूट्रिशन नो लाइफ। अब देखते हैं, सेल रेस्पिरेशन भी परफॉर्म करती है। रेस्पिरेशन मतलब एनर्जी रिलीज। रेस्पिरेशन का मतलब है न्यूट्रिएंट्स जैसे ग्लूकोज को कन्वर्ट करना एटीपी में, और यही एटीपी सेल्स के लिए एनर्जी सोर्स है। अब एक सवाल, ये एटीपी है क्या? एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये है सेल की एनर्जी करेंसी। फूड से मिलने वाली एनर्जी एटीपी के फॉर्म में स्टोर होती है, और जब सेल को काम करना होता है एटीपी टूटती है और एनर्जी रिलीज करती है इलेक्ट्रिक वोल्टेज के फॉर्म में। अब रेस्पिरेशन के दो मेन पार्ट्स समझते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन, ये रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। जैसे ह्यूमन मसल सेल्स एक्सरसाइज के समय ऑक्सीजन लेकर एनर्जी बनाते हैं। दूसरा है एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। जैसे यीस्ट शुगर को तोड़कर अल्कोहल प्लस CO2 बनाता है। इसी प्रोसेस का यूज होता है ब्रेड मेकिंग और वाइन मेकिंग में। और इंसानों में ह्यूमन मसल सेल्स, जब हम बहुत तेज दौड़ते हैं या हैवी एक्सरसाइज करते हैं, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तब सेल्स ग्लूकोज को तोड़कर लैक्टिक एसिड बनाते हैं। और यही लैक्टिक एसिड हमारी मसल्स में पेन और फटीग का कारण बनता है। यस स्टूडेंट्स, यही रीजन है मसल पेन का लैक्टिक एसिड। तो स्टूडेंट्स, यहां हम समझ गए हैं सेल्स रेस्पिरेशन का फंक्शन भी परफॉर्म करती है। तो समझे, एनर्जी रिलीज फॉर लाइफ प्रोसेसेस। यस बच्चास। अब एनर्जी और रेस्पिरेशन हो चुका है, लेकिन सेल सिर्फ एनर्जी स्टोर नहीं करते, वो ग्रो भी करते हैं। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट फंक्शन पर, ग्रोथ। मतलब इंक्रीज इन साइज और नंबर। सेल्स ग्रो करते हैं दो तरीके से। पहला, सेल एनलार्जमेंट, जिसमें सेल साइज में बड़े हो जाते हैं, और दूसरा सेल डिवीजन, जिसमें एक सेल स्प्लिट होकर दो बन जाता है। एग्जाम्पल लीजिए, एक बेबी के सेल्स डिवीजन से मल्टीप्लाई होते हैं, बॉडी साइज बढ़ता है और धीरे धीरे वो अडल्ट बॉडी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। एक और एग्जाम्पल है प्लांट रूट्स, जो लगातार ग्रो होते जाते हैं और लंबे होते जाते हैं। लेकिन एक बात बहुत जरूरी है, ग्रोथ हमेशा हेल्दी होनी चाहिए। नॉर्मल सेल्स एक डिसिप्लिन सिस्टम फॉलो करते हैं। जब जरूरत हो तभी ग्रो करते हैं, काम कंप्लीट होने पर डिवाइड होना बंद कर देते हैं, और डैमेज होने पर क्वाइटली खुद को डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं एपोप्टोसिस, यानी सेल सुसाइड। हाँ, सेल सुसाइड। लेकिन सोचो जरा, अगर ये रूल्स तोड़ दिए जाएं और सेल अपने कंट्रोल सेंटर की बात सुनना बंद कर दे, तब एक नॉर्मल सेल बदल जाता है कैंसरस सेल में, वेटिंग, जहां सेल्स का साइज और नंबर दोनों एबनॉर्मली बढ़ते हैं और सेल डिवीजन होती तो है लेकिन आउट ऑफ कंट्रोल। यही है फर्क नॉर्मल सेल्स वर्सेस कैंसर सेल्स में। तो समझे बच्चों, ग्रोथ जरूरी है, लेकिन हेल्दी ग्रोथ ही लाइफ को आगे बढ़ाती है। और हाँ बच्चों, ये एक्स्ट्रा डीप वैल्यू एडिशन हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि जब फ्यूचर में आप सेपरेट बायोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ोगे तो आपको लगेगा अरे ये तो हम पहले से जानते हैं। हमारा टारगेट है अभी से आपके अंदर नीट और वेरियस एग्जाम्स के बीज बोना।
ताकि आगे चल के आप कॉन्फिडेंस के साथ इन टॉपिक्स को पहचानो और समझो। चलिए बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट फंक्शन, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मतलब है मैच्योर होना और अपना फॉर्म बदलना। डेवलपमेंट का सिंपल मतलब है एक ऑर्गेनिज्म का धीरे धीरे ग्रो होकर अडल्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होना। जैसे कि एक छोटा सा टैडपोल धीरे धीरे फ्रॉग में बदल जाता है, या फिर एक कैटरपिलर ट्रांसफॉर्म होकर एक ब्यूटीफुल बटरफ्लाई बन जाता है। ये सब पॉसिबल होता है सेल्स के कंटिन्यूअस चेंजेस और डिवीजन की मदद से। और अब आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन पर, रिप्रोडक्शन, क्रिएटिंग न्यू लाइफ। रिप्रोडक्शन का मतलब है नए सेल्स या नए ऑर्गेनिजम्स बनाना। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स में ये प्रोसेस बहुत सिंपल है, जैसे बैक्टीरिया अपने आप स्प्लिट होकर 1 से 2 बन जाता है। लेकिन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में ये प्रोसेस ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, जहाँ स्पेशलाइज सेल्स मिलकर एक न्यू लाइफ क्रिएट करते हैं। तो बच्चों, न्यूट्रिशन से लेकर रिप्रोडक्शन तक सेल ही लाइफ के असली हीरोज हैं। हर सेकंड बिना थके हमारी बॉडी को चलाते रहते हैं। और याद रखो, ये सारे फंक्शंस एसेंशियल है किसी भी ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए। सिंपल वर्ड्स में कहें तो अगर ये फंक्शंस ना हो तो लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। इसीलिए हम सेल को कहते हैं द बेसिक स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मतलब स्ट्रक्चर भी सेल से बनता है और लाइफ के सारे काम भी सेल के थ्रू ही होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। वैसे बच्चों, इस चैप्टर में हम एक्सप्लोर करेंगे सेल्स की शेप, साइज, स्ट्रक्चर और फंक्शंस में जो वैरायटी होती है, फिर और कैसे ये वैरायटी डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में अलग-अलग दिखाई देती है। तो चलो शुरू करते हैं एक फैसिनेटिंग जर्नी, जिसमें हम डिस्कवर करेंगे कि एक छोटे से सेल की दुनिया कितनी अमेजिंग है। अब स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, डिस्कवरी ऑफ द सेल। हम जानते हैं कि सेल्स लाइफ के बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट्स हैं, लेकिन सोचिए ये सेल्स हमसे कितने लंबे समय तक छिपे रहे। रीजन सिंपल था, मोस्ट ऑफ द सेल्स इतने छोटे होते हैं कि नेकेड आई से दिखते ही नहीं है। 17th सेंचुरी में जब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इन्वेंट हुए और माइक्रोस्कोप ने हमें एक नई दुनिया दिखाई, तभी जाके साइंटिस्ट्स ने सेल को डिस्कवर किया और उसके बेसिक फीचर्स का स्टडी शुरू किया। और इसी वजह से हम उनके एग्जिस्टेंस के बारे में कभी सोच भी नहीं पाए, जब तक एक बड़ी डिस्कवरी नहीं हुई। अब समझते हैं ये जर्नी कैसे शुरू हुई और कौन था वो पहला पर्सन जिसने सेल को देखा। साल था 1665। रॉबर्ट हुक, एक बहुत क्यूरियस साइंटिस्ट जो अपने सेल्फ डिजाइन्ड माइक्रोस्कोप के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उन्होंने एक ट्री की बार्क से लिए गए कॉर्क के थिन स्लाइसेस ऑब्जर्व किए। वैसे आप यहाँ ट्री बार्क भी देख सकते हो। और जो उन्होंने देखा वो उस समय के लिए माइंड ब्लोइंग था। कॉर्क के अंदर एक हनीकॉम्ब जैसी स्ट्रक्चर दिख रही थी जो छोटे छोटे कंपार्टमेंट से बनी थी। लैटिन में सेल का मतलब होता है अ लिटिल रूम, और इसी वजह से हुक ने उन कंपार्टमेंट्स को नाम दिया सेल्स। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये थी कि हुक ने देखे हुए वो कंपार्टमेंट्स एक्चुअली डेड सेल्स थे जो बस एक टफ बाउंड्री यानी सेल वॉल से बाउंड थे। फिर भी चाहे वो डेड सेल्स ही क्यों ना दे, हुक की ये डिस्कवरी एक हिस्टोरिक मोमेंट थी। लेकिन बच्चों, हुक ने तो सिर्फ डेड सेल्स देखे थी। अब सवाल ये है कि पहला लिविंग सेल किसने देखा? साल 1674 में एंटोनी वैन लूवेनहॉक, एक डच साइंटिस्ट, अपने पावरफुल माइक्रोस्कोप से पानी की बूंद ऑब्जर्व कर रहे थे, और उस पानी में उन्होंने टाइनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स देखे, जिन्हें उन्होंने नाम दिया एनिमल क्यूल्स। आज हम इन्हें प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया कहते हैं।
तो याद रखो बच्चों, रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले डेड सेल्स को देखा, जबकि लुवेनहुक ने फर्स्ट लिविंग सेल्स को। और यही दोनों डिस्कवरीज बनी सेल बायोलॉजी की फाउंडेशन। अब तक हमने देखा कि रॉबर्ट हुक की डिस्कवरी ने हमें सेल्स की दुनिया से इंट्रोड्यूस कराया, और आज हम कॉन्फिडेंटली जानते हैं कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल्स से बना होता है। सेल्स का बेसिक स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सब ऑर्गेनिजम्स में कॉमन होता है, लेकिन इनका नंबर, शेप और साइज ऑर्गेनिजम्स के अकॉर्डिंग बदलता रहता है। सोचो जरा, एक माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरियम का साइज सिर्फ माइक्रोमीटर्स में होता है, जबकि ह्यूमन बॉडी का नर्व सेल 1 मीटर तक लंबा हो सकता है। और शेप भी कभी राउंड, कभी रेक्टेंगुलर, तो कभी थ्रेड लाइक। यानी सेल्स की दुनिया एकदम फैसिनेटिंग है। बेसिक स्ट्रक्चर सेम, बट साइज, शेप और नंबर में एंडलेस वेरिएशंस। तो चलिए अब इन वेरिएशंस को डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट जानते हैं। हमारी स्किन की आउटर मोस्ट लेयर सिर्फ डेड सेल से बनी होती है। ये लेयर टाइम टू टाइम शेड होती रहती है और नीचे से फ्रेश न्यू सेल्स आकर उसे रिप्लेस कर देते हैं। और सबसे अमेजिंग फैक्ट ये है कि एक इंसान 1 साल में लगभग 4 किलोग्राम स्किन सेल्स लूज कर देता है। सोचो बच्चों, बिना रियलाइज किए हम रोज अपने ही सेल्स शेड कर रहे होते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में वेरिएशन देखने को मिलता है उनकी सेल नंबर, शेप और साइज के बेस पर। सबसे पहले बात करें सेल नंबर के बेस पर। सोचो बच्चों, अमीबा और अर्थवर्म का साइज देखकर आपको लग सकता है कि दोनों के सेल्स बहुत अलग होंगे, लेकिन असली डिफरेंस कहाँ है? जी हाँ, सेल्स की नंबर में। अमीबा एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो सिर्फ एक ही सेल से बना होता है, वहीं अर्थवर्म उसकी पूरी बॉडी में मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं। और इसी बेस पर ऑर्गेनिजम्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, जिनमें पूरा ऑर्गेनिज्म एक सिंगल सेल होता है, जैसे कि अमीबा और बैक्टीरिया, और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, जिनकी बॉडी मिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बनी होती है, जैसे कि ह्यूमंस, अर्थवर्म, प्लांट्स और एनिमल्स। यानी बच्चों, कहीं एक छोटा सा सिंगल सेल ही लाइफ का सारा काम कर लेता है और कहीं पूरी एक सेल आर्मी मिल के बॉडी को चलाती है। अब बात करते हैं सेल शेप की। सेल्स का शेप सिर्फ अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में ही नहीं, बल्कि एक ही ऑर्गेनिज्म के अलग अलग ऑर्गन्स में भी अलग होता है। कुछ सेल्स होते हैं ओवल, कुछ स्फेरिकल यानी गोल, कुछ क्यूबॉइडल क्यूब जैसे, कुछ होते हैं फाइबर लाइक लंबे, और कुछ पॉलीगोनल यानी मल्टी साइडेड। अब सवाल ये है, शेप्स अलग क्यों होती हैं? रीजन सिंपल है, लोकेशन और फंक्शन के हिसाब से। जैसे नर्व सेल को बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में मैसेज भेजना होता है, इसलिए उसका शेप होता है लॉन्ग फाइबर लाइक, ताकि नर्व इम्पल्स आसानी से ट्रैवल कर सके। और बच्चों, एक मजेदार फैक्ट ये भी है, कुछ पार्ट्स में नर्व सेल्स बिल्कुल नहीं होते, जैसे बाल, नाखून और स्किन का आउटरमोस्ट लेयर, क्योंकि यहाँ सेल्स डेड होते हैं। इसलिए यहाँ ना नर्व सिग्नल जाता है और ना ही पेन फील होता है। लेकिन सोचो, जब आपकी उंगली में कांटा चुभ जाता है या आप गर्म चीज छू लेते हो, तो तुरंत नर्व सेल्स उस जगह से सिग्नल ब्रेन तक पहुंचाते हैं। ब्रेन उसे प्रोसेस करता है और आप तुरंत हाथ खींच लेते हो। यानी पेन भी असल में एक मैसेज है जो नर्व सेल्स ट्रांसमिट करते हैं, ताकि हम खुद को प्रोटेक्ट कर सके। तो बच्चों, सेल का शेप सिर्फ उसका डिजाइन नहीं है, बल्कि उसके काम का सबसे बड़ा क्लू है। और नर्व सेल्स का ये लॉन्ग शेप ही है जो हमें हर सेकंड सेफ रखता है। चलिए अब देखते हैं कुछ फैसिनेटिंग एग्जाम्पल्स
सेल शेप्स और उनके काम के। लिवर सेल यानी हेपेटोसाइट, पॉलीगोनल शेप। सोचो बच्चों, इतने सारे सेल्स पॉलीगोनल होकर टाइटली फिट हो जाए, बिल्कुल हनीकॉम्ब की तरह। यही वजह है कि लिवर एक साथ कई मेटाबॉलिक फंक्शन स्मूथ तरीके से कर पाता है। फैट सेल यानी एडिपोसाइट, राउंड या स्फेरिकल। क्यों? सिंपल, ताकि ये छोटे से स्पेस में मैक्सिमम फैट ड्रॉपलेट स्टोर कर सके। इमेजिन करो, ये हमारी बॉडी की इमरजेंसी बैटरी है जो एनर्जी को बचा कर रखती है। स्मूथ मसल सेल, स्पिंडल शेप्ड यानी दोनों सिर ऊपर पॉइंटेड। ये शेप परफेक्ट है कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के लिए। स्टमक और इंटेस्टाइन्स की स्मूथ मूवमेंट्स, ब्लड वेसल्स की रिदमिक मोशन, सब इसी शेप की जादूगरी से पॉसिबल है। रेड ब्लड सेल यानी आरबीसी, बाइकॉनकेव डिस्क। वाओ, ये डिजाइन तो एकदम इंजीनियरिंग मिरेकल है। बड़ा सरफेस एरिया ऑक्सीजन एक्सचेंज के लिए और इतनी फ्लेक्सिबल कि सबसे पतले कैपिलरी से भी आसानी से निकल जाए। अमीबा, इर्रेगुलर शेप। देखो बच्चों, अमीबा का शेप कभी फिक्स ही नहीं रहता। स्यूडोपोडिया यानी फॉल्स फीड बनाकर ये कभी मूव करता है, कभी फूड पकड़ता है, जैसे कोई मैजिशियन अपनी शेप बदलता रहे। क्लेमिडोमोनास, ओवल या नियरली स्फेरिकल, एक छोटा सा यूनिसेल्युलर एल्गा जिसके पास मूवमेंट के लिए फ्लैजलम होता है। इमेजिन करो, एक माइक्रोस्कोपिक टेल जो इसे पानी में फ्रीली स्विम करने देता है। नर्व सेल यानी न्यूरॉन, लॉन्ग एंड फाइबर लाइक ब्रांचेस के साथ। बस सोचो बच्चों, एक सिंगल न्यूरॉन बॉडी के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक मैसेज कैरी कर सकता है, पूरे 1 मीटर तक। इज दैट जस्ट माइंड ब्लोइंग? तो देखा बच्चों, हर सेल का शेप उसके काम की परफेक्ट कहानी कहता है। सच में बायोलॉजी में फॉर्म हमेशा फंक्शन को डिजाइन करता है। अब बात करते हैं सेल साइज की। सेल्स अपने साइज में सचमुच बहुत ही ज्यादा वेरिएशन दिखाते हैं। सबसे छोटी सेल है पीपीएलओ, फ्लोरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, जिसे माइकोप्लाज्मा भी कहते हैं। सोचो बच्चों, इसका साइज सिर्फ 0.1 माइक्रोन होता है। 1 माइक्रोन का मतलब होता है 10⁻⁻6 मीटर्स। इतना माइक्रोस्कोपिक कि नेकेड आई तो टूर, कभी-कभी नॉर्मल माइक्रोस्कोप में भी ढूंढना मुश्किल हो जाए। और दूसरी तरफ दुनिया की सबसे बड़ी सेल, ऑस्ट्रिच का एग, इसका डायामीटर लगभग 170 mm तक होता है। इमेजिन करो कि एक ही सेल है और वो इतना बड़ा है कि आप उसे इजीली अपने हाथ में होल्ड कर सको। और ये आप जानते हो बच्चों कि हेन का भी एक एग एक सिंगल सेल ही है, और वो भी इतना बड़ा होता है कि हम उसे अपनी आंखों से क्लियरली देख लेते हैं। माइक्रोस्कोप की जरूरत ही नहीं। यानी बच्चों, सेल का वर्ल्ड माइक्रोस्कोपिक से लेकर जाइगैंटिक तक फैला हुआ है, और यही वेरिएशन बायोलॉजी को और भी फैसिनेटिंग बना देता है। चलो अब एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी करते हैं। एक हेन का एग लीजिए। जब आप उसका शेल जेंटली तोड़कर एक फ्लैट प्लेट पर डालते हो तो आपको 2 क्लियर पोर्शंस दिखते हैं। बीच में एक येलो मास होता है, योक, और उसके चारों तरफ एक ट्रांसपेरेंट जेली लाइक फ्लूइड होता है, एल्ब्यूमिन, वाइट। तो एल्ब्यूमिन और योक दोनों एक्चुअली रिजर्व फूड मटेरियल होते हैं, और ये साइटोप्लाज्म का पार्ट होते हैं। और इसके अलग अलग पार्ट्स जैसे योक, एल्ब्यूमिन और आउटर शेल यानी कि कवर आप पिक्चर में क्लियरली देख सकते हैं। समझे बच्चों? चलो बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम सेल साइज कंपेयर करें तो कुछ फैसिनेटिंग एग्जाम्पल्स मिलते हैं। जैसे कुछ प्लांट और एनिमल सेल्स हैं यहाँ, जैसे कि अमीबा 1000 माइक्रोमीटर का होता है, हेन का एग 60 मिलीमीटर का होता है, और ऑस्ट्रिच का एग 170 मिलीमीटर्स यानी कि 17 सेंटीमीटर, और जैसे ही एक ग्रीन alga जिसका नाम है चारा, वो 10 सेंटीमीटर्स का होता है। और हाँ बच्चों, हमारी ह्यूमन बॉडी की सेल्स भी साइज में अलग अलग होते हैं। जैसे हमने पढ़ा, हमारे आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स 9 माइक्रोमीटर के होते हैं, लिवर सेल्स 20 माइक्रोमीटर के होते हैं, और ह्यूमन ओवम 0.1 मिलीमीटर यानी कि 100 माइक्रोमीटर का होता है, और नर्व सेल जो कि 1 मीटर के लगभग लंबे हो सकते हैं। अब एक और अमेजिंग फैक्ट देखते हैं।
रेड ब्लड सेल्स यानी आरबीसीज हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हो इनकी लाइफ स्पैन सिर्फ 120 डेज होती है। मतलब हर 120 डेज में हमारे पुराने आरबीसीज मर जाते हैं और हमारी बॉडी न्यू आरबीसीज बना लेती है। और ये न्यू आरबीसीज हमारी बोन मैरो में बनते हैं। इसे आप ऐसे सोचो, हमारी हड्डियां बॉडी के अंदर आरबीसी फैक्ट्री की तरह काम करती है। और बच्चों, यही आरबीसीज हमारे ब्लड का रेड कलर बनाते हैं, क्योंकि इनमें होता है हीमोग्लोबिन, जो ऑक्सीजन को पकड़कर पूरी बॉडी तक पहुंचाता है, पूरी जगह ऑक्सीजन फैलाता है हमारी बॉडी में। सोचो, अगर आरबीसीज ना हो तो ऑक्सीजन हमारे ब्रेन, हार्ट और मसल्स तक पहुंचे ही ना, यानी लाइफ ही पॉसिबल ना हो। तो बच्चों, आरबीसीज बस सिर्फ 120 दिन तक जीते हैं, लेकिन उनकी इम्पोर्टेंस हमारी पूरी लाइफ के लिए है। ये हमें एक अमेजिंग लेसन देता है कि एक छोटा सा लाइफ स्पैन भी पूरी दुनिया को जिंदा रख सकता है। तो बच्चों, हमने देखा कि सेल्स के नंबर, साइज, शेप और लाइफ स्पैन में अमेजिंग वैरायटी होती है। तो अब चलो एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी करते हैं। एनिमल सेल्स यानी चीक सेल्स ऑब्जर्व करेंगे। इसके लिए स्टेप बाय स्टेप चलिए मेरे साथ। सबसे पहले एक क्लीन टूथपिक उठाइए। अब अपने चीक के अंदर के साइड को जेंटली स्क्रैच कीजिए। देखिए, एक फ्रॉदी सा मटेरियल टूथपिक पर आ गया है। उस मटेरियल को एक क्लीन ग्लास स्लाइड के सेंटर में रब कीजिए। अब एक ड्रॉप मेथिलीन ब्रू डालिए और 1 मिनट तक स्टेन होने दीजिए। केयरफुली एक कवर स्लिप प्लेस कीजिए और अब माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व कीजिए। रेडी? वाओ! बच्चों, आपको क्लियरली पॉलीगोनल सेल्स नजर आएंगे, कुछ आइसोलेटेड और कुछ क्लस्टर्स में ग्रुप्ड। और सबसे खास, एक एक सेल के अंदर एक डार्कली स्टेन्ड न्यूक्लियस बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रहे बच्चों, इसी न्यूक्लियस के अंदर होता है डीएनए, जो आपकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करता है। यानी जो आप हो, जो आपके ट्रेट्स हैं, वो यहीं से डिसाइड होते हैं। और एक और चीज, चीक सेल्स में सेल वॉल नहीं होती, क्योंकि ये एनिमल सेल्स हैं। इसी वजह से इनका शेप फ्लेक्सिबल होता है, अनलाइक प्लांट सेल्स जिनके पास रिजिड सेल वॉल होती है। आगे बढ़ते हैं। अब ऑब्जर्व करेंगे प्लांट सेल्स अनियन पील एक्टिविटी के थ्रू। चलिए, एक क्लीन ग्लास स्लाइड लीजिए और उस पे एक ड्रॉप वाटर डालिए। अब अनियन का एक थिन ट्रांसपेरेंट पील केयरफुली स्लाइड पर प्लेस कीजिए। अब 1 या 2 ड्रॉप सैफरन एंड स्टेन डालिए और 1 मिनट के लिए उसके ऊपर स्टेन होने दीजिए। जेंटली एक कवर स्लिप रखिए और अब माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व कीजिए। हाँ, देखिए बच्चों, क्या आप नोटिस कर पा रहे हो कैसे सेल्स एकदम रोज में अरेंज्ड हैं, बिल्कुल ब्रिक वॉल की तरह, और हर एक सेल की बाउंड्री एकदम क्लियर कट दिख रही है और बीच में एक डार्क न्यूक्लियस अपनी प्रेजेंस क्लियरली दिखाता है। बच्चों, एक और खास चीज अनियन पील सेल्स में होती है सेल वॉल। ये रिजिड कवरिंग सेलुलोज की बनी होती है, जो ब्रांच सेल्स को डेफिनेट शेप और प्रोटेक्शन देती है। और सुनो, अगर आप अनियन पील को सॉल्ट सॉल्यूशन में डालकर ऑब्जर्व करोगे ना, तो आपको दिखेगा एक फैसिनेटिंग प्रोसेस, प्लाज्मोलिसिस। यानी जब सेल के अंदर का वाटर बाहर निकल जाता है तो सेल मेम्ब्रेन श्रिंक हो जाता है और वॉल से अलग दिखने लगता है। कितना अमेजिंग एक्सपेरिमेंट है ना। अब चलिए बच्चों, एक और फैसिनेटिंग एक्टिविटी करते हैं। ब्लड सेल्स को ऑब्जर्व करना। अपने टीचर से रिक्वेस्ट कीजिए कि वो एक फ्रेश स्लाइड ऑफ ह्यूमन ब्लड प्रिपेयर करें, या फिर एक परमानेंट ब्लड स्लाइड का भी यूज कर सकते हो। और अब माइक्रोस्कोप के नीचे केयरफुली स्लाइड को ऑब्जर्व कीजिए। चलिए, अब हम इन सेल्स को अलग अलग पैटर्न्स, कलर्स एंड साइजेस में डिस्कस करते हैं। अब देखिए बच्चों, क्या आपका दिख रहा है? छोटे छोटे रेड कलर डिस्क्स एकदम क्लियरली विजिबल हैं। ये हैं रेड ब्लड सेल्स यानी आरबीसीज।
जो अपने रेड कलर और एकदम बाइकॉन्केव डिस्क लाइक शेप के साथ माइक्रोस्कोप में चमक रहे हैं, शाइनी शाइनी। और यही सेल्स हमारे हर सेल तक ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा और क्लोजली देखें, तो आप नोटिस करेंगे कि आरबीसीज के बीच बीच में कुछ अमीबा लाइक सेल्स धीरे धीरे मूव कर रहे होते हैं। वाओ, ये है वाइट ब्लड सेल्स यानी WBCs। और यही है हमारे रियल लाइफ डिफेंडर्स जो हमें इन्फेक्शंस और डिजीजेस से बचाते हैं, बिल्कुल एक सोल्जर की तरह, हर वक्त रेडी टू फाइट। बच्चों, ब्लड में एक और इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है, प्लेटलेट्स। ये छोटी छोटी सेल फ्रैगमेंट्स होते हैं और जब भी हमें कहीं कट लगता है तो ये तुरंत एक्टिव होके ब्लड क्लॉट बना देते हैं और जख्म से खून बहना रोक देते हैं। इसीलिए कहते हैं ब्लड सेल्स ही हमारे लाइफ सेवियर्स हैं। अब देखा बच्चों, एक छोटे से ब्लड ड्रॉप में ही कितनी डिफरेंट और पावरफुल सेल्स छुपी हुई है। रेड ब्लड सेल्स जो हमें ऑक्सीजन देते हैं, वाइट ब्लड सेल्स जो हमारी रक्षा करते हैं और प्लेटलेट्स जो जख्म भरने में हेल्प करते हैं। देखा कितना इंटरेस्टिंग लग रहा है ये चैप्टर पढ़ना। तो चलो अब इस पार्ट को यहीं फिनिश करते हैं। चैप्टर का जो बचा हुआ पोर्शन है वो हम अगले पार्ट में स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। उम्मीद है आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा होगा और समझ भी आसानी से आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। बाय, टेक केयर।